नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एक दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार खुले मजबूत, मगर डाउ में 200 पॉइंट की तेजी हुई गुल। एशियाई बाजारों में ठंडी शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में कमजोरी। कच्चे तेल में गिरावट फिर हावी, $28 प्रति बैरल पर पहुंचे दाम। मांग घटने, सप्लाई बढ़ने का डर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेश किया अब तक का सबसे बेहतरीन तिमाही मुनाफा। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। जीडीआर 1% पर जाकर हुआ बंद। सोलर और पावर ग्रिड सेक्टर को आज मिलेगा बूस्ट। कैबिनेट आज नई पावर टैरिफ पॉलिसी को देगी मंजूरी। एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों पर आज बाजार की नजर। एक्सिस की ब्याज से होने वाली आय में 15% की बढ़त का अनुमान। अल्ट्राटेक के मुनाफे में 22% की बढ़त की उम्मीद। और आईएमएफ ने घटाया ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान, मगर भारत की अर्थव्यवस्था पर जताया भरोसा। 2 साल में चीन की जीडीपी 6% तक घटने का अनुमान बरकरार। लेकिन सबसे पहले एशिया, और सबसे पहले तो हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, जो सबसे पहले इंडिकेशंस देता है, वहां पे नजर डालिए। और कल जो अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा था, आज शायद हम पूरी तरह से स्लिप होते हुए नजर आए। 1% से ज्यादा के दबाव के इंडिकेशंस आते हुए दरअसल अक्रॉस एशिया शुरुआती जो कमजोरी थी गहराती हुई इस समय नजर आएगी। अक्रॉस एशिया दबाव के साथ कामकाज हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी का मानना है कि उतार चढ़ाव का सिलसिला जो भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है वो जारी रहेगा। इनफैक्ट अनिल हाईलाइट कर रहे हैं कि 7500 के अगर ऊपर जाता है बाजार तो आप शायद यहां वहां पे मंदी की पोजीशंस काट दें, लेकिन आज उसकी लाइक्लीहुड एटलीस्ट शुरुआत में तो नजर नहीं आती है। लेकिन अनिल से समझेंगे आज की रणनीति क्या होने वाली है, क्या करना चाहिए हमें और आपको, इस पर डिटेल पे चर्चा होगी। लेकिन इस समय क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी कमजोर है, एशिया दबाव में है, ध्यान रखें हमने हेडलाइन में हाईलाइट करा था एक दिन की छुट्टी के बाद, यानी कि लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकन मार्केट्स में भी हमने देखा वोलेटिलिटी ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो पाया। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे संकेत हैं आज अमेरिका के, क्या रीडिंग लूं, और ये एशिया में इतना ज्यादा प्रेशर क्यों आ रहा है? आप ये कह सकते हैं कि कल जब चाइना से जीडीपी के आंकड़े आए उसके बाद चाइना भी चला और उसके साथ साथ सारे एशियन बाजार को पुल बैक मिला, लेकिन आज का जो सेशन है वो पोस्ट जीडीपी का आंकड़ा है। यानी कि पोस्ट जीडीपी अगर आप बाजार को देखें तो बाजार के अंदर जो रीजंस पहले गिनवाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, उसमें किसी तरह का कोई खास बड़ा बदलाव हुआ नहीं। और लगातार जो प्रॉफिट बुकिंग कल के सेशन में आई वो वापिस आज कन्वर्ट प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर होती हुई दिख रही है। ये ज्यादातर एशियन मार्केट्स में भी आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप अमेरिकन मार्केट्स में जाएं कि बहुत तेजी के बाद, एक अच्छी तेजी के बाद फिर से कमजोर क्यों हुआ, उसके पीछे एक आईएमएफ का जो आंकड़ा सामने निकल के आया, उन्होंने अभी भी ग्लोबल चिंताएं घटाई हैं और 2016 के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको घटा दिया और 3.6% कर दिया है। तो ये एक इंडिकेटर था कि शायद हो सकता है अभी भी चिंताएं बरकरार रहने वाली हैं। इसके अलावा आप देखें तो क्रूड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो लगातार फिसल ही रहा है। उस वजह से भी बाजार के अंदर जो एक घबराहट बनी हुई है वो एज इट इज है, इसलिए यूएस मार्केट्स के अंदर हमने वापस प्रेशर आते हुए देखा है। ये सस्टेन वापस आज एशिया में फिर से करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा 2-3 एक अहम आंकड़े हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा आपको, जैसे कि गुरुवार को बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे वापस यूएस में, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े होंगे और साथ ही तेल भंडार के आंकड़े भी गुरुवार को ही होंगे। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंस होगा कि अब कैसे रणनीति इसको लेकर बनाई जाए। इसके अलावा जर्मनी में भी अगर आप देखें तो वहां पे भी इकोनॉमिक स्लो डाउन की जो है संकेत साफ साफ आते हुए दिख रहे हैं। ज्यादातर इंडिकेटर्स यही कहते हुए दिख रहे हैं। और यूके में हल्की से महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई जो कि 0.2% है। कुल मिला के अभी भी ग्लोबल प्रेजेंस जो देखें तो दबाव में ही आपको दिख सकता है। आज भारत के अंदर देखना होगा इसका रिएक्शन कैसे मिलता है जब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी अपने रिजल्ट के साथ उतर रही है, साथ ही ग्लोबल संकेत कमजोर है। ओके, तो चाइना एक फैक्टर है। 25 साल के सबसे स्लो ग्रोथ बीते साल देखने को मिली, हालांकि उम्मीद पे खरी थी 6.9%। कच्चा तेल अभी भी संभल नहीं रहा है तो उसका भी इंपैक्ट है। आईएमएफ के जो ग्लोबल ग्रोथ के फोरकास्ट हैं वो भी दबाव बना रहे हैं शायद इस समय इक्विटीज पर, और इन सब के चलते आप देख रहे हैं एशिया में आज अब अच्छी खासी कमजोरी के साथ कामकाज। लेकिन चलिए सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल हाय, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ रहा था उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा, 7500 के ऊपर मंदी के सौदे काटने चाहिए, लेकिन क्या लग रहा है वाकई मोमेंटम अपसाइड में आने वाला है आज? क्या करूं?
मुश्किल लगता है अब जिस तरह के हालात हो गए हैं, क्योंकि सुबह इतनी सिचुएशन खराब नहीं दिख रही थी, एशिया काफी तेजी से फिसल रहा है, तो इस बात की संभावना तो काफी कम है कि अब ऊपर जाएंगे। और कल हम यही बात कर रहे थे कि जब तक 7500 के ऊपर न जाए तब तक तेजी के मूड में तो बिल्कुल आइए ही मत। तो अभी भी उछाल में बिकवाली वाला मामला है ही, अगर एक डायरेक्शनल कॉल लेना है तो। अदरवाइज अब बेहद अहम लेवल्स के आसपास बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा। आज चूंकि कमजोर शुरुआत होगी, 7300 से 7350 ये पहला सपोर्ट जोन है, और वहां से फिर नीचे फिसले तो काफी हद तक पैनिक हो सकता है, काफी हद तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट हो सकती है, और तब बाजार 7250 के आसपास के लेवल की तरफ देख सकता है। तो कहीं न कहीं इन लेवल के आसपास थोड़ी बहुत आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, वहां से थोड़ा रिवर्स करने की भी कोशिश मार्केट कर सकता है, थोड़ा ऊपर आने की भी कर सकता है। तो वोलेटाइल मार्केट है, जितनी आपकी ट्रेडिंग पोजीशन संभाल सकते हैं उससे कम ही रखें, और नए सौदे करने से थोड़ा सा परहेज करें इस तरह के बाजार में, तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्शनल कॉल के तौर पर लेना है तो फिर उछाल में बिकवाली वाला मामला है। अब एक ही अच्छी बात है आशीष, वो ये कि कल के सेशन के आंकड़े थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। एफआईएस की बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि सामने डोमेस्टिक फंड्स ने अच्छी खरीदारी की है। वायदा कारोबार में एफआईएस ने थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन काटी है, तो ऐसा लग रहा है कि इन लेवल के आसपास वो बहुत ज्यादा मंदी में नहीं है, लेकिन खरीदारी का मूड अभी भी पूरी तरह से बन नहीं रहा। तो इसी तरह का ग्लोबल संकेतों पर हमें ट्रेड करना होगा। ओके, तो उतार चढ़ाव का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा शायद बिकवाली के मौके, और कोई भी उछाल शायद ज्यादा बेटर होगा कि इस समय आप बिकवाली करें। 7300 7350 एक सपोर्ट होगा, वो लेवल्स अगर टूटे तो शायद एक बार फिर से पैनिक इंडियन मार्केट्स में लौटता हुआ नजर आएगा। वैसे भी कल का ट्रेडिंग सेशन ध्यान रखें, उछाल के साथ कामकाज था तो स्क्रीन अच्छी थी, 1-1.25% के आसपास का उछाल था, लेकिन उस उछाल में भी एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली करी है ऑलमोस्ट 850 करोड़ रुपए के आसपास की। जो सपोर्ट आया पूरी तरह से घरेलू संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम डीआईएस कहते हैं, वहां पे 1300-1400 करोड़ रुपए के आसपास की उनकी बाइंग थी, तो उसने सपोर्ट करा है। एफआईएस अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे हैं इंडियन इक्विटीज पर। लेकिन चलिए, इससे पहले मैं एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आऊं आगे, देख लेते हैं आज का इवेंट्स कैलेंडर, यानी कि हमारी और आपकी आज नजर कहां होनी चाहिए। सबसे पहले तो नई पावर टैरिफ नीति पर आज कैबिनेट बैठक है। इसके साथ साथ ध्यान रखें कंपोजिट फर्टिलाइजर पॉलिसी पे भी चर्चा होगी, तो पावर कंपनीज, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज या फिर डाप रहनी चाहिए। वित्त मंत्री दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2016 में शामिल होंगे। एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनआईटी और इंडियाबुल्स हाउसिंग ये दिग्गज हैं जिनके आज तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। फोर्ड के एंडीवर और टीवीएस की अपाचे आरटीआर 204V इसकी आज लॉन्च है। सुप्रीम कोर्ट में डीजल वाहनों के प्रतिबंध पर आज फिर से सुनवाई होनी है, और क्वाड्रीसाइकिल्स के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लेकिन चलिए, निफ्टी में आज क्या स्ट्रैटेजी हो, एक और एक्सपर्ट की राय की मैंने बात करी थी। इस समय अब हमारे साथ बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत केंद्रा जोड़ रहे हैं। पुनीत, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए आज? एसजीएक्स निफ्टी तो अच्छे खासे प्रेशर के इंडिकेशंस दे रहा है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, कल निफ्टी में ओवरसोल्ड जोन से गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 7465 का एक निफ्टी सपोर्ट का मेजर रेजिस्टेंस है, और अगर ये पार नहीं होगा तो मार्केट में फिर मंदा बना रहेगा। क्योंकि कल गैप अप ओपनिंग हुई है, एक गैप की सपोर्ट नीचे की तरफ में मिलेगी, तो मुझे लगता है कि आज नीचे ओपनिंग होने के बाद शायद लो, जो कल गैप का लो था वो ना टूटे, तो इसलिए मैं कंडीशनल बाय ही रिकमेंड करूंगा। निफ्टी सपोर्ट को 7465 के ऊपर ही बाय करें। आपका टारगेट बनेगा 7550 और स्टॉप लॉस 7380 का लगाकर रखें। तो हो सकता है कॉल आज ट्रिगर ना हो, ध्यान रखें। 7465 के लेवल्स पर अगर निफ्टी आए तो खरीदारी करें। कल ही हमने देखा है 7435 के लेवल्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो अगर वहां से अगर प्रेशर आता है तो फिर शायद बाय इनिशिएट ना करा जाए, लेकिन कंडीशनल बाय है, पुनीत ने शुरुआत में हाईलाइट कर दिया था, तो ये कंडीशन आपकी स्क्रीन्स पर है। लेकिन पुनीत, कोई स्टॉक्स जो ट्रेड के लिए आज से आइडेंटिफाई करें आपने? महिंद्रा के अंदर एक सेलिंग प्रेशर कल के दिन में देखने को मिला है, चार्ट पैटर्न नेगेटिव बना हुआ है, इस पर शॉर्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट बनेगा 1125, स्टॉप लॉस 1174 का लगाकर रखें। एक्सिस बैंक ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग में जो रिकवरी आई है वो आज थोड़ा सा अगर मंदा में खुलता है फिर भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट बनेगा 410, नीचे स्टॉप लॉस 380 का लगाकर रखें। ओके, तो निफ्टी में कंडीशनल बाय 7465 के लेवल्स पर आए तो ही खरीदारी करें। महिंद्रा में बिकवाली और एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की सलाह। लेकिन डिम्पी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी ने हमेशा की तरह टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत करी है, उनके पास भी कुछ ट्रेडिंग आइडियाज है। डिम्पी, बताएं।
आज जो पहली कॉल है वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स को बेचने की सलाह सामने निकल के आ रही है आशुतोष शर्मा की तरफ से। वो कह रहे हैं कि इसको बेचा जा सकता है, जिसमें आप 164 रुपए तक का टारगेट रख सकते हैं और इसमें स्टॉप लॉस कहीं भी 182 रुपए का रखें। ये सौदा 1 से 2 दिन के लिए आपको रखना होगा। लेकिन इसके अलावा जेके दोषी, लेकिन वो बैंकिंग पे काफी बुलिश है। उन्होंने कहा कि येस बैंक अगर आप खरीदना चाहें तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ये 2 दिन के टारगेट के हिसाब से 703 रुपए का आप टारगेट रख के खरीदारी करें और 672 रुपए का एक आपको स्टॉप लॉस भी इसमें रखना होगा। इसके अलावा निशान जैन का कहना है कि सन फार्मा में आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा डिफेंसिव भी है और इसमें जो स्टॉप लॉस वो दे रहे हैं करीब 780 रुपए का दे रहे हैं और जो टारगेट होगा 815 का है। कल ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें शॉर्ट कवरिंग आई थी। ये 4 से 5 दिन आपको रखना होगा। ओके, तो ये तमाम वो टेक्निकल आइडियाज हैं जिन पे आज आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेवल्स जो तमाम एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, लेकिन अब फोकस खबरों पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब तक का सबसे बेहतरीन तिमाही मुनाफा पेश किया है। कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। इसका असर कंपनी के जीडीआर पर भी दिख रहा है, जिसमें 1% से ज्यादा की तेजी है। नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं हमारी संवाददाता हर्षदा सावंत से। हर्षदा, हाय। रिलायंस आज फिर बाजार में जोश भरेगा, कैसे रहे कंपनी के नतीजे? में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही शानदार तिमाही रही है, जहां पर हमने देखा है स्टैंड अलोन बेसिस पर, यानी अगर कंपनी की सिर्फ रिफाइनिंग बिजनेस को ही देखें और पेट्रोकेमिकल बिजनेस को ही देखें और इसमें टेलीकॉम और ना ही रिटेल जोड़े, 7,218 करोड़ का यहां पर हमने देखा मुनाफा दर्ज हुआ है, जहां पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर 7,290 करोड़ का यह आंकड़ा आया है। हालांकि इस बारी रेवेन्यू में थोड़ी सी धीमापन जरूर देखने को मिला, लेकिन बाजार वो अनुमान लगा रहा था। लेकिन इस बारी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आया है वो कंपनी के जीआरएम्स में देखने को मिला, यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन ये आए हैं रिकॉर्ड 7 साल के हाईस पर $11.5 प्रति बैरल के लिहाज से। और यहीं पर हमने देखा है कंपनी की ओर को के प्रदर्शन को एक थम्स अप मिला है। साथ ही साथ आप देखिए जो पेटकेम बिजनेस है वहां पर भी हमने देखा है इस बारी प्रदर्शन काफी बेहतर देखने को मिला और खासकर इस बारी अनुमान यही था कि पेटकेम बिजनेस में थोड़ा सा धीमापन देखने को मिलेगा और वहां पर कंपनी ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया। मार्जिन भी करीब 2% से ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं, यानी कि पिछली बारी जो लगभग 12% के आसपास थे, इस बारी 14% से ज्यादा के पेट्रोकेमिकल बिजनेस में मार्जिन आए हैं, तो वहां पर एक थम्स अप डेफिनेटली मिला है। और रिफाइनिंग बिजनेस क्योंकि जीआरएम्स इतने उम्दा रहे हैं तो यहां पर भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। वहीं अगर आप देखें रिटेल बिजनेस की ओर से भी एक रिकॉर्ड रेवेन्यू देखा गया 6,000 करोड़ से ज्यादा का, तो चारों क्वार्टर से हमने देखा है कंपनी का प्रदर्शन काफी उम्दा रहा है। तो बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, एक क्वार्टर में 7,218 करोड़ रुपए का मुनाफा। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली प्रॉफिट्स आएंगे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन थी 6,950 करोड़ रुपए के आसपास। तो स्टॉक आज फिर रडार पे रहेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर, ये जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। लेकिन चलिए, रिलायंस के अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे जो खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे, जानते मेरे सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर? मॉर्निंग आशीष। रेडिंगटन ये एक ऐसा स्टॉक है जो रडार पर रहेगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यहाँ पर रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी थी, करीब 2% हिस्सेदारी की उन्होंने खरीदारी करी थी। और आज यहाँ पर एक नेगेटिव खबर आती हुई, एप्पल भारत में अपने स्टोर्स खोलेगा और इसके लिए उसने DIPP को अप्रूवल के लिए चिट्ठी लिखी है। इसका मतलब यह है कि एप्पल के अपने स्टोर्स होंगे। अब तक इस देश में एप्पल जो है वो रेडिंगटन दरअसल इंपोर्ट करके बेचता था, तो उसके लिए एक खराब खबर। इसके अलावा आज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर नजर रखिए। सुजलॉन, ओरिएंट ग्रीन पावर जैसी कंपनियां, दरअसल सरकार जो है आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई टैरिफ पॉलिसी लॉन्च करेगी, जिससे ये कहा जाएगा कि अगर बिजली आपको खरीदनी है तो इनसे भी खरीदनी होगी और इनको एक इंसेंटिव दिया जा सकता है। इसीलिए इन स्टॉक्स के लिए आज एक अच्छी खबर निकल कर आ सकती है। इसके साथ साथ कल बाजार बंद होने के बाद मेडिकल डिवाइसेस कंपनियों के लिए एक अच्छी राहत की खबर है। जो कस्टम ड्यूटी थी वो दरअसल बढ़ा दी गई है और ये एक अच्छी खबर है घरेलू मेडिकल डिवाइस कंपनीज के लिए। BPL, ऑप्टो सर्किट, सीमेंस जैसे दिग्गज हैं जिनको आज फायदा हो सकता है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। ऑन द फेस ऑफ इट मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा है तो पॉजिटिव खबर है। 23.6 करोड़ से बढ़कर 27.5 करोड़ रुपीस हुआ है। इनकम में भी इजाफा देखने को मिला है। 151 करोड़ से बढ़कर इनकम 197 करोड़ रुपीस हो गई है। BASF इंडिया
ये एक और ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स बेहद कमजोर आए हैं। आप देखिए जो घाटा था वो बढ़ गया है, करीब करीब 40 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले इस बार 106 करोड़ रुपए का घाटा पेश किया है। ये एक एमएनसी है जिसमें आज दबाव देखने को मिल सकता है। ओके, तो रेडिंगटन, खराब खबरें आती हुई इस कंपनी के लिहाज से रडार पे रखें। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तो हेमंत हाईलाइट कर ही रहे थे, सुजलॉन। उसके अलावा ध्यान रखें आइनॉक्स विंड, ओरिएंट ग्रीन पावर। इसके अलावा आप चाहें तो मोजर बेयर, स्टोन इंडिया, एसजेवीएन, ये सब वो कंपनीज हैं जो शायद ट्रेड में फोकस में है पावर टैरिफ पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले। मेडिकल डिवाइसेज वाली मैन्युफैक्चरर्स, बीपीएल, ऑप्टो, सीमेंस, पॉजिटिव खबरें। रडार पर रखे इनकाउंटर्स को। त्रिवेणी और बीएसएफ नंबर्स के चलते त्रिवेणी पॉजिटिव और हेमंत ने बखूबी हाईलाइट कर दिया बीएसएफ कमजोर नंबर्स हैं। लेकिन चलिए इन तमाम स्टॉक्स के अलावा, रिलायंस के अलावा आज निफ्टी की दो कंपनियां भी फोकस में रहने वाली हैं जो अपने आज तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। अल्ट्राटेक सीमेंट्स और एक्सिस बैंक के नतीजे आ जाएंगे। कैसे रह सकते हैं नतीजे बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बैंकिंग स्पेस और एक्सिस बैंक, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सिस बैंक से मिले जुले नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर बैड लोन्स और प्रोविजन इस बार बढ़े हुए हो सकते हैं, और बढ़े हुए प्रोविजनिंग की वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुनाफे का फिगर है वहाँ पे थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिल सकती है। स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है, उनका मानना है कि 15% तक की भी बढ़त मुनाफे में देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 8% की बढ़त देखने की उम्मीद की जा रही है बढ़े हुए प्रोविजनिंग की वजह से। लेकिन क्योंकि एक्सिस बैंक काफी समय से रिटेल पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो उसके चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि तगड़ी लोन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साल दर साल करीब 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखने का अनुमान है। तो एसेट क्वालिटी से एक्सिस बैंक से मिले जुले नतीजों की उम्मीद हम कर रहे हैं। एक्सिस बैंक से मिले जुले नंबर्स की उम्मीद, 8% प्रॉफिट में जंप, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। कल ये स्टॉक आपको याद होगा हल्के हरे निशान, इनफैक्ट 5.25% के आसपास का उछाल कल लंबे अरसे बाद देखने को मिला। तो बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी, शुरुआत सुस्त थी, लेकिन दिन के हाइस पे जाके रिजल्ट से पहले काउंटर बंद हुआ है। पूजा, इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट्स, यहां पे नंबर्स कैसे रह सकते हैं? अल्ट्राटेक सीमेंट से भी कोई बहुत बड़े सरप्राइज की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड सिनेरियो काफी ज्यादा कमजोर है इन तमाम सीमेंट कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर भी हम मिले जुले नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रा से भी ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है, और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बरसात हो गई थी उसका भी असर कंपनी के इस बार नतीजों में देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स में कमजोरी देखने का अनुमान है, लेकिन जो प्रॉफिट को सपोर्ट मिलेगा इस बार वो इनपुट कॉस्ट में कमी की वजह से मिलेगा। जो भी तमाम रॉ मटेरियल कॉस्ट है वहां पर एक कमी देखने को मिल सकती है। हमारा अनुमान है कि साल दर साल कॉस्ट में 9% की गिरावट रहेगी, जिसका सपोर्ट कंपनी के मुनाफे में देखने को मिलेगा। और काफी ज्यादा एक्सपोजर कंपनी का सदर्न एरिया में है, जहां पर सीमेंट के दाम में 10% की साल दर साल बढ़त हुई थी, तो उसका भी एक सहारा कंपनी के रियलाइजेशन में देखने को मिलेगा। और मुनाफे में 33% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट से भी मिले जुले नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। ओके, चलिए दोनों ही स्टॉक्स आज हमारे रडार पे रहेंगे, लेकिन आज कैबिनेट की अहम बैठक, बताएंगे कि क्या अहम फैसले जा सकते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई पावर टैरिफ पॉलिसी को हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसके बाद आपके घर तक पहुंचने वाली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सोलर पावर या विंड एनर्जी खरीदना जरूरी होगा। इसके अलावा कैबिनेट में और क्या बड़े फैसले होने वाले हैं, जानने के लिए चलते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, आए, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स हैं, किस तरह की डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इस कैबिनेट मीट के आउटकम में? देखिए, सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो हुआ कि न्यू पावर टैरिफ पॉलिसी को मंजूरी मिलेगी। इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनके लिए कुछ नए नियम बनाए जाएंगे। वो नियम काफी आसान होंगे, और कोशिश ये होगी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए ये जरूरी किया जाए कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से को हर हाल में खरीदें, अपने बिजली खरीद का एक तय हिस्सा। दूसरी चीज कि 24 घंटे तक बिजली की सप्लाई देने की गारंटी पावर ग्रिड को देना होगा। जो छोटे ग्रिड है उनमें ये क्षमता डेवलप करनी होगी कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो। साथ ही साथ जो थर्मल पावर है उनको अपने कुल उत्पादन का एक तय हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी में पैदा करना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है न्यू पावर टैरिफ पॉलिसी में। ओके, तो आज तमाम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की कंपनियां नई पावर टैरिफ पॉलिसी के अनाउंसमेंट के चलते फोकस में रहेंगी। एक बार फिर से रिआइटरेट करता हूं, ध्यान रखिए क्योंकि ये सेक्टर फोकस में रहेगा। सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, ओरिएंट ग्रीन पावर, मोजर बेयर, स्टोन इंडिया, एसजेवीएन, एनएचपीसी, ये सब उस स्पेस को बिलोंग करती हैं, तो यहां पे शायद आपको हरकत देखने को मिले। और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की।
सप्लाई बढ़ने की आशंका से क्रूड में गिरावट आई है। नामेक्स और ब्रेंट पर भाव $28 के करीब पहुंच गया है। डॉलर में तेजी की वजह से सोने में गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर भाव 1090 के नीचे पहुंच गया है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 67-65 के लेवल्स पर बंद हुआ। कमोडिटी करेंसी मार्केट्स पर आज का स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल एक बार फिर से वो फ्रेश 13 ईयर लोज के आसपास कामकाज, एक बार फिर से दबाव, क्या लग रहा है सर, कहां तक जाएगा, रणनीति क्या हो? बिल्कुल, कच्चा तेल जैसे कि लास्ट वीक भी इसी टाइम पे जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे क्रूड ऑयल में मद्दी की बताई थी मैंने, और अभी भी क्रूड ऑयल अच्छा खासा मद्दी के गिराव में है और मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। और जिस तरीके से कल थोड़ा बाउंस देने की कोशिश जरूर किया था, बट अगेन आज मुझे लगता है कि मद्दी का माहौल रहेगा और आराम से 1930 का 1930 का टारगेट लगाए, उससे नीचे 1850 तक भी ये फिसल सकता है और 2150 का एक स्टॉप लॉस लगाए। तो कुल मिला के 2050 से 2150 का जो रेंज है उसको एक रेंज बना के सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाए। ओके, तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाए। जो गोल्ड और रुपए पे ट्रेड स्विफ्ट कमोडिटीज की राय है वो आपकी स्क्रीन पर। संदीप जी, आपका सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एसजीएक्स निफ्टी और तमाम एक्सपर्ट की कॉल्स को रिविजिट करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी में नजर डालिए। जब कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो 75 अंक की कमजोरी थी, अभी भी 65 अंक के आसपास के दबाव के साथ कामकाज। एक्सपर्ट्स का मानना, पुनीत केंद्रा 7465 तक अगर निफ्टी मिलता है, उन लेवल्स मिलता है तभी एक कंडीशनल बाय है। अनिल का मानना है 7300 7350 का बैंड टूटता है तो शायद फिर बिकवाली और हावी होती हुई नजर आए। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।